नमस्कार दोस्तों। अपन ने पिछली क्लास के अंदर विज्ञान की प्रकृति और उसके अर्थ के संरचना के बारे में अपन ने चर्चा की थी। तो जिसके अंदर अपन ने ये पढ़ा था कि विज्ञान की उत्पत्ति किससे हुई है। तो उसके लिए अपन ने चर्चा की थी कि विज्ञान लैटिन भाषा के साइंटिया स्क्वायर शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। फिर उसके बाद में इसका वास्तविक अर्थ क्या होता है, जिसके लिए अपन ने पढ़ा था कि परिष्कृत ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान या व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि विज्ञान के परिभाषा के संबंध में अलग-अलग वैज्ञानिकों ने कुछ अपने-अपने अलग-अलग विचार प्रस्तुत किए थे, जिसमें एनसीईआरटी के अनुसार पढ़ा था अपन ने, कोनांट महोदय के अनुसार पढ़ा था अपन ने, एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार पढ़ा था अपन ने, आइंस्टीन के अनुसार पढ़ा था अपन ने, हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार अपन ने पढ़ा था। तो इन अलग-अलग वैज्ञानिकों के बारे में जो विचार आए थे विज्ञान की परिभाषा के संदर्भ में अपन ने उनके बारे में भी चर्चा की थी। फिर उसके बाद में अपन ने लास्ट क्लास के अंदर चर्चा ये की थी कि विज्ञान की प्रकृति किस प्रकार की होती है। तो विज्ञान की प्रकृति के लिए अपन ने विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, अनंतिम या फिर अपन ने ये कहा था कि संशोधनीय प्रकृति इसकी मानी गई थी। इस प्रकार से अपन ने कुछ विशेष बातें जहां-जहां आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, उन पॉइंट्स को मैंने हाइलाइट करते हुए विज्ञान की प्रकृति के बारे में पढ़ा बताया था आपको। अब आज की इस क्लास के अंदर सबसे पहले अपन शुरू करते हैं कि विज्ञान की जो वैज्ञानिक प्रकृति होती है वो कैसी होती है। तो यहाँ पर आज का अपना जो टॉपिक रहने वाला है, सबसे पहले अपन बात करते हैं विज्ञान की जो वैज्ञानिक प्रकृति जो होती है वो क्या होती है। यानी विज्ञान की वैज्ञानिक प्रकृति का मतलब यहाँ पर यह है कि अपनी जो भी मानसिक अभिवृत्ति है, मानसिक मनोवृत्ति है, मानसिक अभिवृत्ति है, तो यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं कि वैज्ञानिक अभिवृत्ति और मानसिक प्रक्रम व मानसिक प्रवृत्तियों का मिश्रित रूप, जिसमें किसी नई समस्या समाधान, परिशुद्धता, ईमानदारी, निष्पक्षता, विवेचनात्मक चिंतन, सम्मान आदि के आधार पर समाधान की प्रवृत्ति को ही क्या कहते हैं, वैज्ञानिक अभिवृत्ति कहा जाता है। देखिए यहां पर अपन बात करते हैं कि सबसे पहले यहां विज्ञान की प्रकृति के बारे में बात कर रहे थे कि वैज्ञानिक अवधारणा या वैज्ञानिक प्रकृति क्या होती है विज्ञान की। तो मान लीजिए कि आपके सामने कोई भी समस्या है और उस समस्या का आप वैज्ञानिक तरीके से, आपकी मानसिक प्रक्रियाओं के माध्यम से, आपकी अभिवृत्ति क्या है, यानी कि सामने वाले के प्रति आपका मन मस्तिष्क क्या कहता है, क्या आपका दृष्टिकोण है, उसके आधार पर अपन उसको अभिवृत्ति कहते हैं। तो उस अभिवृत्ति या फिर आदि के बारे में अपन जो भी समस्या समाधान अगर कर रहे हैं, तो उस समस्या का समाधान अपन परिशुद्धता के साथ में, वैज्ञानिक पद्धतियों के साथ में और उसके प्रति सकारात्मक, ईमानदारिता और निष्पक्षता का भाव रखते हुए अगर अपन समस्या का समाधान करते हैं, वही विज्ञान की वैज्ञानिक प्रकृति को दर्शाता है। अब यहाँ पर ये काफी बड़ा एक स्टेटमेंट बन गया है, लेकिन अगर अपन इसको शॉर्ट में कहें तो अपन ये कह सकते हैं कि अगर अपन मानसिक अभिवृत्ति, मानसिक प्रक्रियाओं, ईमानदारी, परिशुद्धता या निष्पक्षता के साथ में किसी भी समस्या का समाधान अगर जिस पद्धति के द्वारा किया जाता है, वो विज्ञान की वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत आता है। यानी आपने कोई भी अगर घटना के पीछे अगर उस घटना का समाधान खोजना चाह रहे हो, तो उस घटना के कारणों का पता लगाने के लिए आप बिल्कुल निष्पक्षता से साथ में, परिशुद्धता के बाद में साथ में मानसिक क्रियाओं का उपयोग करते हुए अगर आप उस समस्या का समाधान करते हो, तो वो आपका निकला हुआ समाधान जो है वो वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित माना जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये भी आपको ध्यान रखनी है कि विज्ञान की प्रकृति जो होती है वो क्या होती है, हमेशा वैज्ञानिक प्रकृति होती है। वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित ही विज्ञान के अंदर कार्य किए जाते हैं। चलिए अगले पॉइंट के ऊपर आते हैं कि अगला आता है अपना नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है वो आता है विज्ञान के लक्ष्य एवं उद्देश्य। तो दोस्तों यहां तक अपन ने चर्चा जो की है वो विज्ञान की संरचना, विज्ञान के अर्थ, विज्ञान की प्रकृति, तीनों के बारे में अपन ने चर्चा की है कि विज्ञान की प्रकृति कैसी होती है, विज्ञान का अर्थ कैसा होता है, विज्ञान की संरचना किस प्रकार की होती है, विज्ञान की प्रकृति कैसी होती है, वो पढ़ा अपन ने। फर्स्ट यूनिट के अंदर सेकंड टॉपिक जो आता है वो आता है आपका विज्ञान के लक्ष्य एवं उद्देश्य। तो लक्ष्य एवं उद्देश्यों के लिए अपन क्या कह सकते हैं कि सबसे पहली बात तो अपन ये लेंगे कि इसके अंदर कि विज्ञान के लक्ष्य एवं उद्देश्यों के लिए अपन ये कह सकते हैं कि अलग अलग स्तरों के ऊपर, जैसे मान लीजिए प्राथमिक स्तर के ऊपर लक्ष्य क्या है और उच्च प्राथमिक स्तर के ऊपर लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या है, माध्यमिक स्तर के ऊपर लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या है। तो यहां पर अपन ये कह सकते हैं
कि पहली बात तो लक्ष्य एवं उद्देश्य में क्या अंतर होता है। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि आप जब भी कोई शिक्षण कार्य करवाते हैं तो उसके अंदर उद्देश्य की तो पूर्ति हो सकती है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको लक्ष्य की प्राप्ति हो ही जाए। लेकिन ये जरूर है कि उद्देश्य की पूर्ति शिक्षण विधियों के माध्यम से की जा सकती है। ये कोई आवश्यक नहीं है कि लक्ष्य की प्राप्ति ही हो। तो यहाँ पर उद्देश्य और उसके लक्ष्य क्या-क्या हैं? सबसे पहले तो अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ पर पहले क्या था कि स्वतंत्रता के बाद में जैसे-जैसे समय बढ़ता जा रहा था, वैसे-वैसे विज्ञान विषय के अंदर कठिनाइयां आती जा रही थी। तो उसके लिए सबसे पहले 1953 के अंदर मुदालियर शिक्षा आयोग बनाया गया था और इस मुदालियर शिक्षा आयोग की सिफारिश के आधार पर यह सिफारिश की गई थी कि माध्यमिक स्तर के ऊपर विज्ञान विषय को एक अनिवार्य विषय के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना, अगर आपको ये पूछा जाए कि किस स्तर के ऊपर, आपने देखा होगा आज भी आप वर्तमान के अंदर 1 to 5th स्टैंडर्ड तक आपके पास में विज्ञान विषय प्रचलित नहीं है। आज भी वहां पर पर्यावरण अध्ययन के रूप में ही विज्ञान को सम्मिलित किया गया है और 6 से 8 स्टैंडर्ड के ऊपर आपके विज्ञान की स्वरूप आया है निकल करके। तो यहाँ पर माध्यमिक स्तर के ऊपर विज्ञान विषय को एक अनिवार्य विषय के रूप में प्रस्तुत करने के लिए सबसे पहले किसने सिफारिश की थी? तो उसके लिए अपन ये कह सकते हैं कि 1953 के अंदर मुदालियर शिक्षा आयोग आया था और उस मुदालियर शिक्षा आयोग के सिफारिशों के आधार पर माध्यमिक स्तर के ऊपर विज्ञान विषय को एक अनिवार्य विषय के रूप में माना गया था, स्वीकार किया गया था। अब ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि इसके जस्ट ऊपर मैंने एक लाइन लिखी है कि स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात विज्ञान में अनेक प्रकार की विसंगतियां बढ़ती जा रही थी, उसमें जटिलता आती जा रही थी, व्यक्तियों का या छात्रों का उसके प्रति रुझान काफी कम होता जा रहा था। इसलिए 1953 के अंदर सबसे पहले मुदालियर आयोग बना और उसके अंदर उसने सिफारिश की गई कि विज्ञान विषय को एक अनिवार्य विषय के रूप में क्या करना चाहिए? स्वीकार करना चाहिए। चलिए आगे अपन बात करते हैं कि वे छात्र जो कि माध्यमिक स्तर के ऊपर शिक्षा समाप्त कर चुके हैं, उनको भी विज्ञान की उपलब्धियों से परिचय करवाना ये लक्ष्य रखा गया था। यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखना, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि विज्ञान के लक्ष्य उद्देश्य मुदालियर आयोग में क्या रखे गए थे कि एक तो 10वीं क्लास तक यानी कि माध्यमिक स्तर के ऊपर विज्ञान विषय को अनिवार्य विषय के रूप में प्रदान किया जाता है। दूसरा, जो छात्र या छात्राएं 10th उत्तीर्ण कर चुके हैं, क्योंकि उससे पहले तो कर ही चुके थे ना, अब वो लागू तो 1953 में हुआ था, तो उनके लिए भी ये प्रावधान किया गया कि उनको भी विज्ञान शिक्षा समाप्त कर माध्यमिक शिक्षा समाप्त कर चुके छात्रों को भी विज्ञान की उपलब्धियों के परिचय क्या करवाना है, उनको परिचित करवाना है। दूसरा यहाँ पर कि माध्यमिक स्तर के ऊपर पढ़ने वाले बच्चे जो भी हैं, उनमें भी विज्ञान विषय के प्रति क्या उत्पन्न करना है? रुचि उत्पन्न करना मुख्य उद्देश्य रहा था मुदालियर शिक्षा आयोग का। 3 बातें अपन पढ़ चुके हैं। 1953 में मुदालियर शिक्षा आयोग जब बना था, तो उस मुदालियर शिक्षा आयोग के अंदर अपन ने मुख्यतः 3 बातें ली हैं। पहली बात तो क्या कि माध्यमिक स्तर के ऊपर विज्ञान विषय को एक अनिवार्य विषय के रूप में स्वीकार किया गया। जो छात्र 10th उत्तीर्ण कर चुके थे उसको लागू होने से पूर्व उनको भी विज्ञान की शिक्षा प्रदान करना और जिन छात्रों का विज्ञान विषय में रुचि नहीं है उनको रुचि पैदा करना इसका मुख्य उद्देश्य माना गया था। चलिए यहाँ पर अपन कहते हैं कि विज्ञान के तथ्य, विज्ञान के सिद्धांत, विज्ञान की प्रमुख धारणाएं आदि को विकसित करना भी इसका मुख्य उद्देश्य माना गया था। तो यहाँ पर विज्ञान के उद्देश्य अपन बात करते हैं तो क्या होगा कि विज्ञान के तथ्य, सिद्धांत और धारणाओं आदि को क्या करना था? विकसित करना था। दूसरा यहाँ पर मेन मुख्य बात यही है कि जो भी अर्जित ज्ञान है उस अर्जित ज्ञान को व्यवस्थित रूप में अर्जित करना और या फिर अपन ये कहते हैं कि उनका नवीन प्रस्तुति में उसका उपयोग करना। तो यहाँ पर अर्जित ज्ञान का प्रयोग नवीन प्रस्तुतियों में करने की क्षमता विकसित करना भी इसका मुख्य उद्देश्य माना गया था। यानी अपन ये कह सकते हैं कि विज्ञान विषय के अंदर जो भी नवीन प्रस्तुतियां होती हैं, उन नवीन प्रस्तुतियों में अर्जित ज्ञान का उपयोग करना या उनकी क्षमताओं का विकसित करना, यानी आपके पास में जो ज्ञान है पूर्व ज्ञान पर आधारित कोई भी एक नवीन प्रस्तुति में नया ज्ञान प्राप्त करना, ये भी उसका मुख्य उद्देश्य था और यही आज भी चलता आ रहा है। आपने देखा होगा कि मान लीजिए आपको जो भी कोई
विषय वस्तु अगर तैयार करवाई जाती है, कोई भी टॉपिक अगर पढ़ाया जाता है तो उससे पहले आपको उसके लिए पहले उसके पूर्व ज्ञान पर प्रस्तावना प्रश्न प्रस्तुत किए जाते हैं, ताकि आपको उसके बारे में कितना नॉलेज है, कहाँ तक आपने पढ़ा हुआ है, आपको वापस से रिमाइंड करवाने के लिए उसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं कि जो भी अर्जित ज्ञान है उसका नवीन परिस्थितियों में उपयोग करना की क्षमता विकसित करना है उद्देश्य। फिर आता है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भाव विकसित करना भी होता है, विज्ञान विषय में रुचि पैदा करना, प्रायोगिक कौशल विकसित करना, यानी कि प्रायोगिक कौशल का मतलब प्रयोगशालाओं में प्रायोगिक कार्य करवाने में भी उनकी रुचि विकसित करना इसका मुख्य उद्देश्य माना गया है। तो यहाँ पर ध्यान देना, अपन पढ़ रहे थे विज्ञान के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या है, तो मुदालिया शिक्षा आयोग के बाद में क्या क्या सिफारिश की थी विज्ञान विषय के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि विज्ञान विषय को माध्यमिक स्तर के ऊपर अनिवार्य विषय के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर यह बताई गई कि जो छात्र विज्ञान विषय से 10th पास यानी कि माध्यमिक स्तर से गुजर चुके हैं उनको भी विज्ञान की शिक्षा दी जानी चाहिए। तीसरा पॉइंट इसमें ये सिफारिश की गई है कि विज्ञान विषय जो है उसके प्रति छात्रों की रुचि पैदा करना, फिर उसके बाद में जो ज्ञान है, अर्जित ज्ञान है, उसका नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करने की क्षमता विकसित करना, प्रायोगिक कौशल विकसित करना, वैज्ञानिक तथ्यों को स्मरण एवं तर्क शक्ति विकसित करना उनकी। तो इस प्रकार से ये मुख्य उसके उद्देश्य माने गए थे। चलिए आगे अपन चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि विज्ञान का जीवन पर प्रभाव तथा प्राकृतिक घटनाओं के गुण एवं दोषों की विवेचना करना। दोस्तों यहाँ पर आपको मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जो पॉइंट्स मैंने बनाए हैं यहाँ पर आपके लिए, वो काफी ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे क्वेश्चन पहले आपके कहीं ना कहीं सेकंड ईयर के अंदर या सीटेट या आपके रीट एग्जाम के अंदर विज्ञान की प्रकृति, विज्ञान के लक्ष्य, विज्ञान के उद्देश्य से संबंधित पूछे जा चुके हैं। उन्हीं पॉइंट्स को समाकलित करके बनाया गया है और वैसे उद्देश्य, प्रकृति, विशेषताओं के बारे में अथाह भंडार है। आप चाहे कितना ही रीड आउट कर लेना। मैंने आपको कल भी बताया था पिछली क्लास के अंदर कि जैसे आपको मान लीजिए कि कोई भी तथ्य दिया जाता है तो उसका आपको अर्थ पता होना चाहिए कि उसके संदर्भ में वो क्या पूछ रहा है, उसकी पालना ये हो रही है या नहीं हो रही है, उसके आधार पर आपको इसका आंसर सही करना पड़ेगा। तो घटनाओं, गुण एवं दोषों की विवेचना करने की क्षमता विकसित करना भी विज्ञान की एक क्या होता है, उद्देश्य होता है। फिर आगे देखिए, छात्रों में विवेचनात्मक चिंतन विकसित करना भी इसका मुख्य उद्देश्य होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर छात्र कोई भी सिद्धांत या प्रयोग के बारे में जितनी ज्यादा विवेचना करता है, तो जितनी ज्यादा उसमें विवेचना होगी उतना ही उसमें क्या होगा, अधिगम की संभावनाओं को क्या करता है, वो बढ़ाता है। यानी कि अगर आप विवेचनात्मक चिंतन का मतलब ये होता है कि उसके पक्ष और विपक्ष के बारे में, दोनों के बारे में अगर चर्चा की जाती है, जैसे कि अपन ये भी कह सकते हैं विवेचनात्मक चिंतन का मतलब क्यों, क्या, कैसे और किस प्रकार से, तो वो सारा विवेचनात्मक चिंतन। ऐसा नहीं कि अपन केवल सिद्धांत लिया, सिद्धांत के आधार पर अपन ने परीक्षण कर लिया और कोई दिक्कत नहीं है, अपन ने उसे कोई महत्व को नहीं समझा है, उसका क्या यूज है, किस कारण से हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो वो विवेचनात्मक चिंतन नहीं कहलाता है। विवेचनात्मक चिंतन का मतलब यह है कि उसके पक्ष, विपक्ष, क्यों, क्या, कैसे, किस प्रकार, पूरा ब्रीफ एनालिसिस उसका अगर किया जाता है तो वो घटना के ऊपर वो क्या कहलाएगा, विवेचनात्मक चिंतन कहलाता है। यहां पर ध्यान देना, और जितना ज्यादा विवेचनात्मक चिंतन किया जाता है उतनी ही ज्यादा अधिगम की संभावनाएं ज्यादा बढ़ती हैं, क्योंकि अगर कोई छात्र उस प्रयोग के बारे में जितना अधिक या किसी भी घटना के बारे में या किसी भी समस्या के समाधान के बारे में जितना ज्यादा विवेचनात्मक रूप से चिंतन करता है, जितना ज्यादा विश्लेषणात्मक रूप से उसके बारे में चिंतन करता है, छात्र को उस विषय वस्तु, उस घटना, उस समस्या समाधान के प्रति उतना ही ज्यादा अधिगम बढ़ने की संभावना रहती है। तो आप भी किसी भी कक्ष को अगर आपको जानना है तो उसका पूरी तरह से विस्तृत एनालिसिस करना चाहिए, उतना ही ज्यादा आपको अनुभव होगा, व्यवहार में परिवर्तन होगा, यानी कि अधिगम की प्रक्रिया उतनी ही अधिक बढ़ने की संभावना रहती है। आगे चलिए, आगे देखते हैं अपन कि प्रेक्षणों की जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है उसके समय रिपोर्ट समय की भावना को व्यक्त करना, अर्थात शिक्षकों को छात्रों द्वारा प्रयोगों के परिणाम को रिपोर्ट करते समय ईमानदारी बरतने के लिए प्रोत्साहित करना। यानी कि छात्रों ने जो भी प्रयोग किया है उस प्रयोग के प्रति, यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ से भी आप पढ़ सकते हो इसको डायरेक्ट, प्रेक्षणों की रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय
यहां पर ध्यान देना, ईमानदारी की भावना, ईमानदारी की भावना विकसित करना, और अपन ये कह सकते हैं कि अर्थात शिक्षक के समक्ष छात्र जो भी रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा है, यानी कि छात्र अगर प्रयोगशाला में कोई प्रायोगिक कार्य कर रहा है, तो उस छात्र को प्रायोगिक कार्य करते समय किसी भी प्रकार की रिपोर्ट अगर प्रस्तुत करते समय शिक्षक के सामने अगर वो ईमानदारी का परिचय देना चाहिए, ऐसी भावना भी विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों में निहित होती है। तो इस प्रकार से अपन ने विज्ञान शिक्षण के कुछ उद्देश्य देखे हैं, जिनके अंदर अपन ने ये देखा है कि किस किस प्रकार से विज्ञान के उद्देश्य बनाए गए हैं। ईमानदारी की भावना विकसित करना, विवेचनात्मक चिंतन का विकास करना, यहाँ आगे अपन ये भी कह सकते हैं कि ईमानदारी विवेचनात्मक चिंतन के साथ साथ उसके अंदर तर्कपूर्ण चिंतन की व्यवस्था को विकसित करना, पूर्व अनुभूतियों के आधार पर नवीन ज्ञान का प्रयोग करना, अधिगम में किस प्रकार से बढ़ावा हो उसके लिए विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देना, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि जो भी जांच या परख की जाती है उसमें निष्पक्षता, ईमानदारी का भाव उसमें होना चाहिए। इस प्रकार से विज्ञान विषय में किस प्रकार से रुचि छात्र की बढ़े, इन सभी उद्देश्यों को विज्ञान शिक्षण के अंदर निर्धारित किया गया है। आगे देखिए, आगे अपन बात करते हैं कि विज्ञान विषय का छात्र खुले विचारों वाला होना चाहिए, संकीर्ण विचारों वाला नहीं होना चाहिए, और साथ के साथ क्या कह रहा है कि योजनाओं को परिवर्तित करके एक नया मॉडल, प्रतिमान या नया विकल्प स्वीकार कर सके, उसे उदारीकरण क्षमता कहते हैं। उदारीकरण की क्षमता क्या होती है, इसके ऊपर काफी इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, ध्यान देना, इसके ऊपर समझना है आपको कि यहां पर अपन ये कह सकते हैं कि जो भी मॉडल या जो भी प्रतिमान या फिर अपन कोई भी एक नया विकल्प अगर स्वीकार करते हैं, किसके बारे में, यानी कि योजनाओं को परिवर्तित करने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपको कोई भी विषय वस्तु दी जाती है और उसको एक आप प्रायोगिक कार्यों के तौर पर अगर आप उसको समेटते हो, जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए प्रयोगशाला के अंदर सभी छात्रों को प्रयोग कराना संभव नहीं है, लेकिन वहां पर अगर छात्र का माइंड क्या है, अगर वो खुले विचारों का है, यानी यहां पर क्या कहना चाह रहा है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए कि ऊर्ध्वपातन की क्रिया समझाना है। अब अपने पास में इतने एप्रेटिस नहीं है कि प्रत्येक छात्र को अपन उपकरण देकर के और ऊर्ध्वपातन की क्रिया को समझा सकें, तो उसके लिए छात्रों के स्वतंत्र विचार अगर होंगे तो वो अपना मार्ग परिवर्तित कर सकते हैं। मार्ग परिवर्तित करने का मतलब उस प्रयोग से दूर नहीं जाना है, यानी वो कार्य करने का तरीका अलग तरीके से सोच सकते हैं। छात्र घर जाए, उस उपकरण में क्या क्या चाहिए होता है, उस प्रकार से वो खुद ऐसे खुद अपने क्रियाकलाप या मॉडल बनाए, जिसके द्वारा ऊर्ध्वपातन की क्रिया का प्रायोगिक परीक्षण कर सकता हो वो। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति विकसित होनी चाहिए, यानी किसी भी मॉडल, प्रतिमान या नया विकल्प स्वीकार कर सकने योग्य हो, वही क्या कहलाता है, उदारीकरण की क्षमता कहलाती है। यानी सीधे शब्दों में अगर अपन इसके बारे में चर्चा करना चाहें तो उदारीकरण की क्रिया किसे कहते हैं कि अगर मान लीजिए कोई एक विकल्प अगर पूरी तरह से संतुष्टि प्रदान नहीं करने वाला हो, तो उसके अंदर अन्य विस्तृत जो भी रास्ते हैं उनको खोजते हुए उस लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है, वो उदारीकरण की क्षमता कहलाती है। यानी आपके विचार पूरी तरह से स्वतंत्र होने चाहिए, हर एक परिस्थिति में आपको समायोजित होने की क्षमता विकसित करती है कौन, विज्ञान विषय। यहाँ वैज्ञानिक अभिवृत्ति और वैज्ञानिक मनोदशा का विकास करना भी इसका मुख्य उद्देश्य होता है। यानी कि विज्ञान जो विषय होती है, उस विज्ञान विषय का वैज्ञानिक अभिवृत्ति, वैज्ञानिक मनोदशा का विकास करना भी इसका मुख्य उद्देश्य माना जाता है। अब आगे देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ की वैज्ञानिक अभिवृत्ति किसे कहते हैं, तो यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं कि वैज्ञानिक अभिवृत्ति जो होती है वो एक प्रकार से मानसिक प्रक्रम और मानसिक प्रवृत्तियों का एक मिश्रित रूप होता है। यानी कि वैज्ञानिक अभिवृत्ति किसे कहते हैं कि सामने वाले जो व्यक्ति है उसका मानसिक प्रक्रम और किसी भी व्यक्ति का मानसिक प्रक्रम और मानसिक प्रवृत्तियों का मिश्रित रूप ही क्या कहलाता है, वैज्ञानिक अभिवृत्ति कहलाता है। और इस वैज्ञानिक अभिवृत्ति के आधार पर ही निष्पक्षता, ईमानदारी के साथ में उस समस्या का समाधान करना, चिंतन करना, वो ही क्या कहलाती है, आपकी वैज्ञानिक अभिवृत्ति कहलाती है। आपको यहाँ पर यह पूछा जाए कि वैज्ञानिक अभिवृत्ति होती है, मानसिक प्रक्रम होता है, मानसिक प्रक्रम एवं मानसिक प्रवृत्तियां होती हैं, केवल मानसिक प्रवृत्तियां होती हैं, तो आप क्या कहोगे कि मानसिक प्रक्रम एवं मानसिक प्रवृत्तियों को ही क्या कहा जाता है, वैज्ञानिक अभिवृत्ति कहा जाता है।
यहाँ पर मानसिक प्रवृत्ति और मानसिक प्रक्रमों का मतलब यह है कि वैज्ञानिक अभिवृत्ति किसे कहते हैं कि अगर व्यक्ति जो होता है वो सामने वाले के इस बारे में क्या सोच रहा है। देखिए दो शब्द होते हैं, एक तो होता है आत्म संप्रत्यय और एक होता है अभिवृत्ति या मनोवर्ती। अभिवर्ती या मनोवर्ती तो क्या होता है कि अगर व्यक्ति किसी सामने वाले के बारे में क्या सोच रहा है, उसके बारे में सकारात्मक विचार ला रहा है, उसके बारे में नकारात्मक विचार ला रहा है। एक होता है संप्रत्यात्मक, यानी कि अपने खुद के बारे में सोचना, विचार करना कि मैं क्या हूं, कैसा हूं, किस प्रकार से हूं, मेरा आगे भविष्य क्या होगा। खुद के बारे में अगर अगर विचार करता है तो वो तो आत्म संप्रत्यय कहलाता है। और अगर वो किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में उसका दृष्टिकोण क्या होता है, यानी कि उसकी मानसिक प्रक्रम उसका क्या होता है, उसकी मानसिक प्रवृत्तियां क्या कह रही हैं उस व्यक्ति के बारे में, वो ही क्या कहलाती है, आपकी अभिवृत्ति कहलाती है। तो वैज्ञानिक अभिवृत्ति का मतलब कि व्यक्ति अपनी मानसिक क्रियाओं, मानसिक प्रवृत्तियों के आधार पर किसी भी समस्या का समाधान ईमानदारी, निष्पक्षता के साथ में करता है, तो वही वैज्ञानिक अभिवृत्ति कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। आगे आता है वैज्ञानिक मनोदशा क्या होती है। यानी वैज्ञानिक मनोदशा क्या होती है कि मन में उत्पन्न ऐसे भाव जो पूर्व समस्या से बचने के लिए तर्क संगत हो, चिंतन, विचार विमर्श युक्त हो, विश्लेषण करने का दृष्टिकोण हो, आदि प्रकट होना ही वैज्ञानिक मनोदशा कहलाती है। वैज्ञानिक मनोदशा का मतलब यह है कि मान लीजिए कि मैं आपके बारे में क्या सोचता हूं, मैं विज्ञान के प्रवृत्ति के बारे में या विज्ञान के लक्ष्य एवं उद्देश्यों के बारे में मैं खुद मेरे विचार क्या प्रकट करता हूं, तो वो मेरा चिंतन या मेरा तर्क क्षमता जो होती है वही क्या कहलाती है, वैज्ञानिक मनोदशा कहलाती है। तो यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों कि वैज्ञानिक मनोदशा, वैज्ञानिक वैज्ञानिक अभिवृत्ति, ये दोनों अपन ने पढ़ी हैं। अगर अपन डायरेक्ट रूप से अगर ये कहें कि वैज्ञानिक अभिवृत्ति और सॉरी अगर अपन ये कहें कि अभिवृत्ति और मनोदशा क्या होती है तो वो एक ही वर्ड होंगे। यानी किसी दूसरे के बारे में आप किसी भी घटना, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के बारे में आप सोचते हो, उसके बारे में क्या विचार करते हो, उसका आपका मानसिक प्रक्रम क्या है उसके प्रति, उसके आपके प्रति मानसिक प्रवृत्तियां क्या है उसके प्रति आपकी, तो वो सारे विचार, चिंतन क्षमता, मनन जो होता है वो वैज्ञानिक मनोदशा, वैज्ञानिक अभिवृत्तियां कहलाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे अपन बात करते हैं सबसे पहले प्राकृतिक विज्ञान के प्रमुख उद्देश्य क्या-क्या होते हैं उनके बारे में। तो दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक विज्ञान के उद्देश्य जो हैं वो सबसे पहले किसके द्वारा दिए गए थे, बीएस ब्लूम और उसके सहयोगियों ने प्राकृतिक विज्ञान के उद्देश्यों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। किसने किया था, बीएस ब्लूम नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्राकृतिक विज्ञान के उद्देश्य क्या किए थे, प्रस्तुत किए थे। और वो प्राकृतिक विज्ञान के उद्देश्य जो निर्धारित किए गए हैं बीएस ब्लूम और उसके सहयोगियों के द्वारा, वो 3 पक्षों पर आधारित वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन डेफिनेट आपको मिलेगा। यहां पर 3 पक्षों में वर्गीकरण किया गया था और वो 3 पक्ष कौन कौन से थे वो आपके सामने है। एक तो था ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। ज्ञानात्मक पक्ष के बारे में तो किसने दिया था, बीएस ब्लूम ने 1956 में वर्गीकरण किया था। भावात्मक पक्ष के बारे में वर्गीकरण किसने किया था, करथवाल ने किया था, 1964 के अंदर किया था। और क्रियात्मक जो पक्ष होता है उसके बारे में वर्गीकरण किसने किया था, सिम्पसन नामक मनोवैज्ञानिक ने किया था, 1969 के अंदर किया था। यानी यहां पर अपन ये कह सकते हैं कि प्राकृतिक विज्ञान के जो उद्देश्य होते हैं, उन प्राकृतिक विज्ञान के उद्देश्यों के बारे में सबसे पहले बीएस ब्लूम ने वर्गीकरण किया था। किसने किया था सबसे पहले वर्गीकरण, बीएस ब्लूम के द्वारा सबसे पहले प्राकृतिक विज्ञान के उद्देश्यों का क्या किया गया था, वर्गीकरण किया गया था। और उस प्राकृतिक विज्ञान के जो उद्देश्य थे वो बीएस ब्लूम के द्वारा जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं वो किस आधार पर किए गए थे, तो उसके लिए 3 पक्षों का वर्गीकरण किया गया था, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्या होता है अपना क्रियात्मक। ज्ञानात्मक पक्ष के बारे में बीएस ब्लूम ने 1956 में वर्गीकरण किया था। यानी कि ज्ञानात्मक पक्ष के संबंधित उद्देश्य कौन कौन से होते हैं उसके लिए बीएस ब्लूम ने आयत दिया था। और दोस्तों यहां पर ध्यान देना, इसमें से आपको क्वेश्चन भी पूछा जाता है। पहली बात तो क्वेश्चन आपको यहीं से पूछता है, ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसने किया था, भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसने किया था और क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था। तो ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण जो करने वाले वैज्ञानिक थे वो तो थे बीएस ब्लूम ने, 1956 में किया था।
फिर उसके बाद में भावात्मक जो उद्देश्यों का वर्गीकरण करने वाले थे वो कौन थे? क्रथवाल थे, जिसने 1964 में किया था। और यहाँ पर क्रियात्मक पक्ष के ऊपर जो बल देने वाले वैज्ञानिक जो थे वो कौन थे? आपके सिम्पसन नामक वैज्ञानिक ने किया था 1969 के रूप में। तो इस प्रकार से 1956, 1964, 1969 के अंदर ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया, जिसमें ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों का वर्गीकरण बीएस ब्लूम के द्वारा किया गया, क्रियात्मक उद्देश्यों का भावात्मक उद्देश्यों का क्रथवाल के द्वारा किया गया, और क्रियात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया था? सिम्पसन नामक वैज्ञानिक ने 1969 के अंदर इसका वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। इंपॉर्टेंट है काफी। अब बात आती है कि ज्ञानात्मक पक्ष के जो पक्ष पहलू हैं वो कौन कौन से हैं, और भावात्मक पक्ष के पहलू कौन कौन से हैं, और क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्यों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया। यहां पर आपके लिए ये मुख्य इंपॉर्टेंट रहेगा, और अपने यहां सिलेबस के अंदर पढ़ना भी अपने को कौन सा है? ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों के बारे में ही अपने को पढ़ना है। देखिए, ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य क्या होते हैं? ज्ञान, बोध, ज्ञानोपयोगी, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों को बीएस ब्लूम ने 1900 कौन से में दिया गया था? यहां पर अभी मैंने बताया था आपको 1956 के अंदर दिया गया था। तो यहां पर ज्ञानात्मक पक्ष के लिए अपन कह सकते हैं कौन से थे? बीएस ब्लूम नामक वैज्ञानिक थे, और उन्होंने 1956 में इसका वर्गीकरण किया था। भावात्मक का जो दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? क्रथवाल के द्वारा दिया गया था। 1900 यहां पर किसके अंदर लेंगे अपन? 64 के अंदर किया गया था। और क्रियात्मक उद्देश्यों क्रियात्मक पक्ष का जो वर्गीकरण किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? सिम्पसन नामक मनोवैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। 1969 के अंदर ही इसका वर्गीकरण किया गया था। तो बीएस ब्लूम का अपने को पढ़ना है, और यही आपके सिलेबस के अनुसार है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि बीएस ब्लूम ने सबसे पहले क्या, किस प्रकार से इसका उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था। देखिए, बीएस ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष के बारे में बताया था, और ज्ञानात्मक पक्ष को कितने वर्गों में विभाजित किया? उसने 6 वर्गों के अंदर उसको वर्गीकृत किया, जिसके अंदर सबसे पहले क्या आता है? आपका ज्ञान, फिर आता है बोध, फिर आता है ज्ञानोपयोग, फिर उसके बाद में आता है संश्लेषण, विश्लेषण, विश्लेषण के बाद में संश्लेषण, और उसके बाद में क्या आता है? आपका मूल्यांकन। तो इस प्रकार से ज्ञानात्मक उद्देश्यों के अंदर मूल्यांकन की व्यवस्था की गई थी। यहां पर भावात्मक पक्ष को भी 6 भागों में डिवाइड किया गया है, क्रियात्मक पक्ष को भी 6 भागों में डिवाइड किया गया है। तो यहां पर अपन भावात्मक पक्ष के लिए सबसे पहला लेंगे अपन क्या? आग्रह कह सकते हैं, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, प्रत्ययीकरण, व्यवस्था और चरित्र निर्माण, ये आता है आपका भावात्मक पक्ष का। अब यहां पर दोस्तों आपको क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, इनमें से कौन सा ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित पहलू है, इनमें से कौन सा ज्ञानात्मक पक्ष से पहलू संबंधित नहीं है। जैसे आपको ये क्वेश्चन पूछे जाए कि निम्न में से कौन सा बीएस ब्लूम के द्वारा किए गए ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों के वर्गीकरण के संबंधित पद है या नहीं है। तो यहाँ पर मान लीजिए नहीं है, तो पूछा जाए तो ज्ञान दे दे, बोध दे दे, संश्लेषण दे दे, विश्लेषण की जगह के ऊपर प्रत्ययीकरण दे दिया जाए, तो क्या हो जाएगा? आपका आंसर प्रत्ययीकरण नहीं है। इसी प्रकार से तो यहां पर ध्यान देना, मुख्य आपको याद जो रखना है वो बीएस ब्लूम का जरूर याद रखना है। सबसे पहले ज्ञान, बोध, ज्ञानोपयोग, फिर उसके बाद में यहां पर आता है संश्लेषण, विश्लेषण, विश्लेषण के बाद में संश्लेषण, और उसके बाद में मूल्यांकन यहां इसमें आएगा। जबकि भावात्मक पक्ष के अंदर आग्रह, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, प्रत्ययीकरण, व्यवस्था और क्या होता है? आपका चरित्र निर्माण करना। क्रियात्मक पक्ष के अंदर क्या मानेंगे? उद्दीपन, कार्य करना, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण और आदतों का निर्माण करना। ध्यान दीजिएगा, आदत निर्माण, चरित्र निर्माण, प्रत्ययीकरण, आपको कुछ पॉइंट जो है वो मैं स्पेशल इंगित कर देता हूं, जिनके बारे में आपको डायरेक्ट इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा हुआ है। प्रत्ययीकरण, चरित्र निर्माण, एक आता है आपका आदत निर्माण, और एक आएगा आपके समायोजन की जो प्रक्रिया होती है वो। तो इस प्रकार से ये कुछ मुख्य पॉइंट मैंने इनमें दर्शाए हैं। ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं ज्ञानात्मक पक्ष के। भावात्मक पक्ष में अगर मूल्य उठाता है तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? अनुक्रिया और अनुमूल्यन, ये भी दोनों मुख्य बातें हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना, आग्रह, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, आग्रह, अनुक्रिया, अनुमूल्यन,
प्रत्ययीकरण, व्यवस्था और चरित्र निर्माण, ये तो होते हैं आपके भावात्मक पक्ष से संबंधित। क्रियात्मक पक्ष से संबंधित आपके आगे ये 6 मुख्यतः प्रकार के। तो इस प्रकार से जो प्राकृतिक विज्ञान के उद्देश्यों का जो वर्गीकरण किया गया है वो बीएस ब्लूम के द्वारा किया गया था, जिसमें ज्ञानात्मक पक्ष का या फिर अपन ये कहें कि सामान्यतः प्राकृतिक विज्ञान के जो उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया था उसको 3 पक्षों में वर्गीकृत किया गया था। ज्ञानात्मक पक्ष के आधार पर वर्गीकरण, क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्यों का वर्गीकरण और क्रियात्मक उद्देश्यों का, यहाँ भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया था, जिसमें बीएस ब्लूम ने ज्ञानात्मक के बारे में बताया था, भावात्मक के बारे में बताया था क्रथवाल ने, और क्रियात्मक के बारे में बताया था सिम्पसन ने। इनका डेट भी आपको ध्यान रखना है, 1956, 1964, 1969 के अंदर इन्होंने तीनों ने अलग अलग प्रकार से इनका वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। आगे देखिए, आगे आता है, सबसे पहले अपन लेते हैं कौन से के बारे में, ज्ञानात्मक उद्देश्यों के बारे में। यहां पर ज्ञानात्मक उद्देश्य किसके द्वारा दिए गए थे, इसका वर्गीकरण फिर से लिख देता हूं मैं यहां पर कि बीएस ब्लूम के द्वारा ज्ञानात्मक उद्देश्यों का क्या किया गया था, वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया था। दोस्तों आपको भले कुछ भी मत पढ़ना, लेकिन आप इसके अंदर ये इतना जरूर ध्यान रखना है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक का उद्देश्यों का वर्गीकरण करने वाले वैज्ञानिक कौन से थे, पहली बात। दूसरा आपको इसके अंदर ध्यान ये रखना है कि यहां पर आपको मेन मुख्य बात ये भी ध्यान रखनी है कि ज्ञानात्मक के कितने भाग बनाए थे, 6 भाग, जिसमें कौन कौन से थे, ज्ञान, बोध, ज्ञानोपयोग, फिर उसके बाद में विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, ये पद उसके अंदर दिए गए थे। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ज्ञानात्मक उद्देश्यों की अगर अपन बात करते हैं तो क्या होगा कि एक शिक्षक जो होता है वो शिक्षण प्रक्रिया द्वारा केवल ज्ञानात्मक व्यवहार का अध्ययन करता है, और अतः अधिगम उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने का श्रेय किसको जाता है, रॉबर्ट मैगर को जाता है। ये बात आपको विशेष तौर पर क्या करनी है, ध्यान रखने लायक है, इसको आप ध्यान रखना। अगर आपको ये पूछा जाए कि अधिगम उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने का श्रेय किसको जाता है, रॉबर्ट मैगर को जाता है। ध्यान दीजिएगा, आपको वहां पर सिम्पसन, क्रथवाल, बीएस ब्लूम और रॉबर्ट मैगर 4 ऑप्शन में चारों के नाम मिलेंगे। सेकंड ग्रेड के अंदर ये क्वेश्चन, साइंस के अंदर शिक्षण विधियों में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, कि जिसके अंदर ये दिया गया था कि अधिगम उद्देश्यों का व्यवहारिक रूप से वर्गीकरण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो व्यवहारिक रूप से इनको लिखने का श्रेय जो आता है वो किसको जाता है, रॉबर्ट मैगर को जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहां पर ज्ञानात्मक उद्देश्य क्या होते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया के द्वारा, किसे कहते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य, कि एक शिक्षक जो होता है वो अपनी शिक्षण प्रक्रिया के द्वारा केवल ज्ञानात्मक व्यवहार का अध्ययन करता है, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई चरित्र निर्माण करना, व्यवस्था करना, तुलना करना, अनुक्रिया करना, ऐसी आदतों का निर्माण करना, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। केवल शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया के द्वारा अपने सिर्फ और सिर्फ किसका, यानी कि उसके अंदर ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों का वर्गीकरण करते हुए उसके बारे में अगर वो अध्ययन करता है तो वो ज्ञानात्मक उद्देश्य कहलाते हैं। यहां पर ये जरूर ध्यान रखना, रॉबर्ट मैगर ने अधिगम उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं कि क्या रॉबर्ट मैगर ने उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने के लिए कार्य सूचक क्रियाओं की सहायता की थी। किसकी सहायता की थी, कार्य सूचक क्रियाओं की सहायता ली, और जिसकी सहायता से ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में निम्न प्रकार से लिखा जाता है। और किस प्रकार से लिखेंगे अपन, देखिए वर्गीकरण तो प्रस्तुत किया था ज्ञानात्मक पक्ष का बीएस ब्लूम ने ही, लेकिन उनको लिखने का श्रेय जो जाता है रॉबर्ट मैगर को, ज्ञानात्मक उद्देश्यों को लिखने का श्रेय जाता है। और उसने किस रूप में लिखा था, यानी सबसे पहले अपन लेते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंदर क्या लिखते हैं वहां पे, आपने जब बीएड का लेसन बनाया था तो उस लेसन के निर्माण करते समय आपने डायरी के पहले पेज के ऊपर लिखा था ज्ञानात्मक उद्देश्यों का निर्धारण। तो ज्ञानात्मक पक्ष वहां पर लिखा था आपने, तो उसके अंदर क्या लिखा था, सबसे पहले ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंदर क्या आएगा, ज्ञान। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला भाग क्या था उसका, ज्ञान वाला भाग माना जाता है। यानी यहां अपन ये कह सकते हैं
कि दो शब्द आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, और वो दो शब्द क्या क्या हैं, तो यहां पर ध्यान देना, एक तो आता है आपका प्रत्यय स्मरण करवाना, और एक आता है यहां पर पहचानना, या फिर अपन क्या लिख सकते हैं उसके अंदर, प्रत्याभिज्ञान करवाना। तो यहां पर ध्यान देना कि अपन ये कह सकते हैं कि सामान्यतः ज्ञानात्मक उद्देश्य जो बनाए गए हैं उसके अंदर विज्ञान के जो भी सिद्धांत हैं, विज्ञान के जो भी तथ्य हैं, उन नियमों का क्या करवाना, प्रत्यय स्मरण करवाना। यानी मान लीजिए कि मैं आपकी कक्षा के अंदर आता हूं, और कक्षा कक्ष के अंदर आते ही पहले, जैसे मैंने आज की क्लास के अंदर शुरू किया कि कल अपन ने विज्ञान के अर्थ, संरचना, प्रकृति के बारे में पढ़ा था, उनकी परिभाषाओं के बारे में मैंने दोहरान करवाया। तो विज्ञान के नियम, सिद्धांत, तथ्यों का पहले तो क्या किया जाता है, उसका प्रत्यय स्मरण करवाया जाता है। फिर उसके बाद में जो भी संकेत हैं, जो भी प्रतीक हैं, और उन संकेतों व उन प्रतीकों के बारे में और आकृतियों की पहचान करवाना, या फिर उनका क्या करवाना, प्रत्याभिज्ञान करवाना, विज्ञान के सूत्र या सिद्धांतों का ज्ञान करवाना या प्रत्याभिज्ञान करवाना। यानी कि यहां पर मुख्य तौर के ऊपर तीन शब्द ध्यान दीजिएगा। ज्ञान के लिए अपन यहां पर मुख्यतः तीन वर्ड यूज कर सकते हैं। जिस भी शब्द, सिद्धांत, सूत्र के आगे एक तो क्या हो, प्रत्यय स्मरण शब्द यूज किया गया हो, यानी कि एक तो इसके अंदर प्रत्यय स्मरण करवाना, दूसरा जो आता है वो क्या होता है यहां पर प्रत्याभिज्ञान करवाना, और तीसरा जो आता है वो क्या आता है, पहचान करवाना। ये तीनों ही उद्देश्यों की प्राप्ति किसके अंतर्गत रखी गई है, ज्ञानात्मक उद्देश्यों के। आपने देखा होगा कि जब भी आपने बीएड का लेसन तैयार किया था, तो उस बीएड के लेसन के अंदर आपने खुद ने लिखा होगा वहां पर कि नियम, चित्रों, सिद्धांतों के बारे में प्रत्यय स्मरण करवाना, चित्रों के संकेतों, प्रकृतियों, प्रतीक चिन्हों या फिर आकृतियों के बारे में पहचान करवाना, और या फिर जो भी नियम, सूत्र, सिद्धांत है उनका क्या करवाना, प्रत्यय स्मरण, प्रत्याभिज्ञान करवाना, उनकी पहचान करवाना। ये तीन मुख्य पक्ष रखे गए ज्ञानात्मक उद्देश्यों के अंदर, और वो क्या है, प्रत्यय स्मरण करना, प्रत्याभिज्ञान करना और पहचान करना। ये तीन अगर शब्द जिस भी सेंटेंस में आते हैं, इसका मतलब वहां पर ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण में पहला सोपान जो था वो ज्ञान से संबंधित है। क्लियर, तीन शब्द को याद रखना है, ज्ञान क्या पहला पूरा हो जाएगा। आगे देखिए, दूसरा पॉइंट आता है अवबोध। आपने विलेसन की डायरी जब बनाई थी तो पहले ज्ञान के बारे में आपने तीन लाइनें लिखी थी, नियम, सूत्र, सिद्धांतों का प्रत्यय स्मरण करवाना, नियम, सूत्र, सिद्धांतों का प्रत्याभिज्ञान करवाना, आकृति, चिन्ह, मॉडल के बारे में पहचान करवाना। वो तो ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों के लक्ष्य हुए। दूसरा आता है अवबोध। अवबोध में क्या होगा कि विज्ञान के विभिन्न प्रत्ययों में अंतर करना, या फिर उनकी त्रुटियों का पता लगाना, या फिर अपन ये कह सकते हैं विभिन्न अवयवों के मध्य संबंध स्थापित करना। तीन पॉइंट इसके याद रखने हैं आपको, क्या क्या, कि यहां पर पहला अपन ले सकते हैं क्या, अंतर करना। कोई भी विषय वस्तु अगर है, उसके तथ्य या उसके विचारों के मध्य में अंतर स्थापित करना। दूसरा यहां पर त्रुटि का पता लगाना, त्रुटि की पहचान करना, और यहां तीसरा जो इसका मेन मुख्य भाग माना जाता है वो अवयवों के मध्य संबंध स्थापित करना, अवयवों के मध्य संबंध स्थापित करना। तो ये मुख्य तीन बातें इसके अंदर ध्यान रखनी है। दोस्तों यहां पर ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों के वर्गीकरण की अपन चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंदर ज्ञान, फिर उसके बाद में आता है आपका बोध, तीसरा आता है आपका अवबोध, और चौथा जो आएगा, यानी ज्ञान, बोध व अवबोध एक ही है, फिर उसके बाद में ज्ञानोपयोग, फिर उसके बाद में आपका आएगा विश्लेषण, संश्लेषण, और उसके बाद में क्या आ जाएगा, मूल्यांकन। तो यहां पर अपन ने दो पढ़ चुके हैं। ज्ञानात्मक पक्ष के 6 भागों में वर्गीकृत किया था उसको, उसमें अपन ने दो अपन ने पढ़ चुके हैं। एक तो ज्ञान के बारे में, तो प्रत्यय स्मरण, प्रत्याभिज्ञान और पहचान करवाना ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है। फिर उसके बाद में लिया अपन ने बोध या अवबोध कह सकते हैं, यहां पर मैंने वहां बोध लिखा था, तो यहां पर अवबोध या बोध एक ही बात है। यहां पर पहचान करना, अंतर करना, त्रुटि की पहचान करना और अवयवों के मध्य में संबंध बनाना, ये तीनों भाग जो आते हैं वो किसके अंदर आते हैं, अवबोध के अंदर। आपने बीएड के लेसन में भी यही लिखा था। आपको कुछ याद नहीं करना है, केवल वर्ड को फिक्स कर लीजिए,
चाहे कैसा भी आपको सेंटेंस दे उसके बारे में विचार में आपको ये जरूर मिलेगा। आपसे पूछे निम्न में से कौन सा कथन एक ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है, ये आएगा आपके। अवबोध से पूछा यह आएगा, कौन सा बोध तथ्य को प्रदर्शित करता है, कौन सा ज्ञान तथ्य को प्रदर्शित करता है, कौन सा ज्ञानोपयोगी को करेगा। तो यहाँ पर दो अपन ने पढ़े हैं। पहले में लिया था अपन ने क्या, प्रत्यय स्मरण, प्रत्याभिज्ञान और पहचान करवाना। फिर दूसरा अपन ने क्या लिया कि अंतर करना, त्रुटियों की पहचान करना और अवयवों के मध्य संबंध स्थापित करना। ये यहाँ पर मुख्यतया अपन ने बातें की हैं, संबंध स्थापित करना। आगे देखिए अगला आता है तीसरा, ज्ञानोपयोगी। ज्ञानोपयोगी का मतलब दो बातें हैं। ज्ञान का उपयोग कब करोगे, ज्ञान का उपयोग तो सर या तो नवीन प्रस्तुतियों में करोगे, या फिर अपन किसी भी दैनिक जीवन में काम कर सकते हैं, या किसी समस्या का समाधान करने में। यानी कि ज्ञान का उपयोग कब किया जाता है, तो यहां पर अपन ये कहते हैं ज्ञानोपयोगी के लिए कि विज्ञान में जो प्राप्त ज्ञान होता है, उस विज्ञान में प्राप्त ज्ञान का उपयोग कब किया जाना चाहिए, दैनिक जीवन में। जैसे मान लीजिए कि अपन ने ये पढ़ा कि नौसादर का उपयोग क्या होता है, नौसादर क्या होता है, इसके किस प्रकार से प्रतीक चिन्ह होते हैं, क्या इसका रासायनिक सूत्र होता है, क्या किस विधियों के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है, वो तो आगे आपके ज्ञान और बौद्ध के अंदर। लेकिन उस नौसादर का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, तो उपयोग करना अगर आप करते हो तो वो क्या हो जाएगा आपका ज्ञानोपयोगी। आपने किसी भी समस्या का समाधान किया है, आपने मान लीजिए कि देखा क्या किस प्रकार से अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी का मान कम हो रहा है, आपका शरीर कार्य प्रॉपर रूप से वृद्धि नहीं कर रहा है, तो आपने ये देखा कि इस समस्या का समाधान ये है कि प्रोटीन के कंपोनेंट अपने को लेने पड़ेंगे, तो वो समस्या का समाधान हो गया। आपने क्यों किया ऐसा, क्योंकि आपने पहले ये ज्ञान प्राप्त किया था कि इस प्रकार से प्रोटीन शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। तो उसके आधार पर आपने जैसे ही किसी बच्चे के अंदर कमजोरी देखी तो आपने तुरंत उसके बारे में उस ज्ञान का उपयोग कर लिया, उसकी समस्या का समाधान हो गया कि ज्ञान प्रोटीन का उपयोग करने से शरीर की वृद्धि बढ़ेगी। तो यहां पर दैनिक जीवन में प्राप्त ज्ञान का उपयोग करना, दूसरा यहां पर नवीन प्रस्तुतियों में उसका उपयोग करना, तीसरा समस्या समाधान में इसका उपयोग करना। तीन बातें, दैनिक जीवन में उपयोग, नवीन प्रस्तुतियों में उपयोग, समस्या समाधान में उपयोग करना, वो ही क्या कहलाता है, प्राप्त ज्ञान का उपयोग करना। या फिर अपन ये कहते हैं कि प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन में उपयोग करना, प्राप्त ज्ञान का नवीन प्रस्तुतियों में प्रयोग करना, प्राप्त ज्ञान का समस्या समाधान में उपयोग करना। ये तीनों मुख्य उद्देश्य होते हैं किसके, ज्ञानोपयोग के। तीन फैक्ट अपन पढ़ चुके हैं। पहला लिया अपन ने कौन सा, ज्ञान, प्रत्यय स्मरण, प्रत्याभिज्ञान, पहचान, तीनों तथ्य किसमें आते हैं, ज्ञान से संबंधित होते हैं। दूसरा लिया अपन ने अवबोध। अवबोध के अंदर अपन ने क्या पढ़ा है कि उसकी पहचान करना, त्रुटियों का पता लगाना, संबंध स्थापित करना, तथ्य और घटना के पीछे, घटना और कारणों के मध्य में संबंध स्थापित करना, यह होता है बोध। ज्ञानोपयोग का मतलब नवीन प्रस्तुतियों में उस ज्ञान का उपयोग करना, या समस्या समाधान में उस ज्ञान का उपयोग करना, या फिर अपन कह सकते हैं कि दैनिक जीवन में उस ज्ञान का उपयोग करना, ये ज्ञानोपयोगी उद्देश्यों में माना जाता है। आगे आता है कौशलात्मक उद्देश्य। आपने पढ़ा होगा या आपने बीएड के अंदर लेसन जब बनाया था उसमें बताया भी होगा आपने कि कौशलात्मक उद्देश्यों का मतलब कि विभिन्न प्रकार के मॉडल, विभिन्न प्रकार के चार्ट बनाना, मॉडल बनाना, विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाना, विभिन्न प्रकार के प्रतिमान बनाना, वो एक कौशलात्मक कार्य माने जाते हैं। तो यहां पर अगर आपको कौशलात्मक कार्य का मतलब या कौशलात्मक उद्देश्य आपके तभी माने जाएंगे आप उसके अंदर अगर जहां भी ये देखो कि छात्र उसमें क्रिया कर रहा है, अगर छात्र अगर उसमें क्रिया कर रहा है पूरी तरह से, तो वो हो जाएगा आपका कौशल। चाहे यहां पर जैसे कि विज्ञान से संबंधित विभिन्न प्रकार के आकृति, चित्र या मॉडल या चार्ट आदि को बनाना, किसी भी रेखा चित्र को तैयार करना, उपकरण में किसी भी त्रुटियों का पता लगा करके, त्रुटियों का पता लगाना, त्रुटियों की पहचान करना तो बोध में आता है, लेकिन उनकी पहचान करके और उससे संबंधित क्रियाकलाप का अभ्यास करना। यानी कि अगर कोई उपकरण है, एमीटर है, आप प्रयोगशाला में गए, एमीटर के द्वारा सही विद्युत धारा का आकलन नहीं किया जा रहा है, आपने उसका पहचान तो कर ली कि सर इसके द्वारा रीडिंग सही नहीं आ रही है, लेकिन उस त्रुटि की पहचान करके और आपके द्वारा अगर उस त्रुटि का पता लगाया जाता है, उसको सुधार कर
पहचान, उस त्रुटि का पता लगाया आपने, वो तो आपका कहलाएगा अवबोध। लेकिन आपने उस त्रुटि को सुधार दिया है, आपने एमीटर को चालू कर दिया है, तो वो हो जाएगा आपका कौशलात्मक उद्देश्य। विज्ञान से संबंधित गणनाओं को तीव्रता के साथ करना, इसमें भी छात्र क्रियाशीलता दर्शाएगा, तो वो भी कौन सा होगा, कौशलात्मक उद्देश्यों के अंतर्गत ही इसको माना जाता है। चलिए आगे अपन देखते हैं लास्ट में अभिरुचियात्मक क्या होते हैं, क्योंकि यहां पर अब आप ये कहोगे कि सर उधर तो आपने संश्लेषण, विश्लेषण, मूल्यांकन बताया था। ध्यान रखिएगा, आगे अपन बात करेंगे इसके अंदर कि इस ज्ञानात्मक उद्देश्यों के अंदर आगे वर्गीकरण में कुछ परिवर्तन भी किए गए थे। बीएस ब्लूम के द्वारा भी किया गया था, तो अन्य वैज्ञानिकों के द्वारा भी इसमें किया गया था। अब अभिरुचि क्या होती है कि छात्रों की वैज्ञानिक जीवनियां पढ़ने में रुचि पैदा करना, यानी कि छात्रों की वैज्ञानिक जीवनी पढ़ने में रुचि पैदा करना, विज्ञान विषय के शिक्षक व विद्यार्थियों के मध्य में मधुर संबंध स्थापित करना और विज्ञान संबंधी तथ्य एवं सिद्धांतों के बारे में पहेलियों के माध्यम से प्रश्न पूछना, यानी कि आपकी रुचि उसमें आएगी। अभिरुचियात्मक का मतलब क्या हो गया कि उसकी रुचि उसके अंदर किस प्रकार से विकसित हो रही है, कि वो पहेली के माध्यम से रुचि दिखा रहा है अपनी, कोई शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य में मधुर संबंधों में भी यहाँ रुचि का भाव आ रहा है, और वैज्ञानिकों की जीवनी पढ़ना भी यहाँ पर किसको दर्शाता है, उस छात्र की रुचि या अभिरुचि को दर्शाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये भी किसके अंदर उद्देश्य माने गए हैं, अभिरुचात्मक माने गए हैं। विज्ञान से संबंधित चित्र, मॉडल आदि को एकत्रित करना, उनका एल्बम बनाना, ये भी उसकी रुचि है। और विज्ञान से संबंधित क्लब्स की क्रियाओं में भाग लेना, ये भी क्या होती है, उस छात्रों की अभिरुचि के अंतर्गत ही उनको शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से अपन ने यहाँ पर अभिरुचिता के मुख्य क्या क्या उद्देश्य होते हैं उनके बारे में पढ़ा। लास्ट आता है अपना क्या, अभिवृत्ति। तो अपन ने ज्ञान, बोध, ज्ञानोपयोगी, कौशल, अभिरुचि, अभिवृत्ति, ये मुख्यतः 6 वर्गीकरण जो किए गए हैं, या इस ज्ञानात्मक पक्ष को इन 6 भागों के अंदर बांटा गया है। अभिवृत्ति के अंदर क्या होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना अभिवृत्ति होती है। फिर उसके बाद में कार्यों को व्यवस्थित रूप से करने की आदत उत्पन्न करना क्या कहलाती है, अभिवृत्ति कहलाती है। ध्यान देना, अभिरुचि और अभिवृत्ति दोनों अलग अलग वर्ड होते हैं। तो ध्यान देना, यहां पर अपन समस्या का स्थायी समाधान न मिलने पर, असफल होने पर विचलित नहीं होना, ये भी अभिवृत्ति कहलाती है। यानी कि यहाँ पर अभिरुचि का मतलब तो क्या होता है कि अगर अपन किसी कार्य को करने में अगर अपन इंटरेस्ट लेते हैं, अपना उसमें इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, वो तो अभिरुचि है। और किए गए कार्य के बारे में या फिर आपके सामने जो भी समस्या है उसके मानसिक क्रियाएं आपकी क्या कह रही हैं, वो आपकी अभिवृत्ति कहलाती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, समस्या का स्थायी समाधान न मिलने पर तथा असफल होने पर विचलित नहीं होना, दूसरों के तथ्यों को सत्यता एवं तर्क के आधार पर स्वीकार करना और आत्मविश्वास एवं धैर्य रखना, ये सारे मजबूत जो लक्षण हैं वो किसके अंतर्गत शामिल होते हैं, तो उसके लिए अपन कह सकते हैं वो होगी आपकी क्या, अभिवृत्ति के अंतर्गत उनको शामिल किया जाता है। तो यहां पर अपन बात ये कर रहे थे कि ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों का वर्गीकरण बीएस ब्लूम ने किया था, जिसके अंदर अपन ने सबसे पहले लिया है क्या, आपका सबसे पहला लिया अपन ने ज्ञान, जिसके अंदर प्रत्याभिज्ञान एवं प्रत्यास्मरण करवाया जाता है। फिर उसमें लिया अपन ने बोध, जिसमें त्रुटियों की पहचान करना और उसका संबंध, घटना और कारणों के मध्य संबंध स्थापित करना। फिर उसके बाद में आता है ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग का मतलब कि उसके प्राप्त ज्ञान का उपयोग अपन नवीन परिस्थितियों में, या फिर अपन ये कह सकते हैं समस्या समाधान में, या दैनिक जीवन में उस ज्ञान का उपयोग करना। ये लक्ष्य किसके अंतर्गत आता है, कौन से उद्देश्य में माने जाएंगे, ज्ञानोपयोगी में। फिर उसके बाद में अभिरुचि, और उसके बाद में अपन ने क्या लिया है, अभिवृत्ति। तो आप इन तथ्यों की विशेषताओं को विशेष तौर पर आपको याद रखना है, क्योंकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से अपन ने ज्ञानात्मक उद्देश्यों के वर्गीकरण के बारे में आज की इस क्लास में अध्ययन किया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।